हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, हमारे 13वें चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। 13वें चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगें। तो यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और 13वें चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। 5वें क्रमांक तक न्यूमेरिकल हो गए हैं। आज हम 6वें न्यूमेरिकल को करेंगे। तो देख लेते हैं 6वां क्या है। देखो, 6वें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन तथा अल्फा कण व प्रोटॉन समान विभवांतर से त्वरित हैं, तब उनसे संबद्ध जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी हमें उसका अनुपात ज्ञात करना है। अर्थात आप कह सकते हो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा ज्ञात करना है। जो प्रोटॉन है और अल्फा कण है दोनों समान विभवांतर से त्वरित हो रहे हैं और उनसे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट 6वां क्रमांक है। और देखो, इसको समान विभवांतर से त्वरित हो रहे हैं, इसका मतलब वही तो कैसा है, दोनों का समान है या नहीं है। हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है और वो ज्ञात करनी है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और फिर उनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए कि लैम्डा इक्वल क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट में 2km, ऐसा कुछ बताया था कि नहीं? अरे मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था लैम्डा, या आप कह सकते हो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट में 2km, जहाँ मैंने k की जगह qv रखा था। क्या रखा था? qv। क्यों रखा था? कि जहाँ k क्या है, गतिज ऊर्जा है, उस कण की गतिज ऊर्जा जिसको v विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो उसकी गति ऊर्जा k की मैंने रखा था qv और m। ये फॉर्मूला क्रिएट किया था क्योंकि यहाँ जो k है k इक्वल qv होगा। क्यों होगा? उसका कारण ये है कि w इक्वल क्या होता है, w इक्वल क्या होगा, किसके पदों में? विभवांतर के पदों में या विभव के पदों में qv होता है कि नहीं होता है? या आप कह सकते हैं विभवांतर v इक्वल होता है w अपॉन q। आप विभव वाले अध्याय में, तीसरे अध्याय में पढ़ोगे कि किसी एकांक धनावेश को या किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब ये विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया, तो v इक्वल w अपॉन q, जहाँ से w इक्वल क्या आ जाएगा, qv। w क्या है? कार्य है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय से ऊर्जा भी क्या है, एक कार्य है या नहीं है? तो यहाँ k क्या है, गतिज ऊर्जा है, उस कण की गतिज ऊर्जा। इसका मतलब क्या हो गया, ये गतिज ऊर्जा होगी तो कार्य हो गया कि नहीं हो गया? तो w की जगह आप क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ से w इक्वल qv होता है, तो विद्युत विभव की परिभाषा से v इक्वल w अपॉन q होता है, तो w इक्वल क्या हो जाएगा, qv। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से हम यहाँ आ गए k इक्वल w इक्वल qv, इसलिए मैंने k की क्या रख दिया है, qv। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, यहाँ qv हो गया, कारण आपको पता चली गया। तो अब बात करें हम स्पेशल प्रोटॉन के लिए, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। फिर बात करेंगे हम अल्फा के लिए। तो प्रोटॉन की बात करें तो लैम्डा पी इक्वल कितना हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट में 2q। यहाँ जो आवेश होगा वो किसका होगा, हम स्पेशल प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं तो आवेश प्रोटॉन का होगा। qp लगा दिया मैंने, आवेश किसका यूज करेंगे यहाँ, प्रोटॉन का। और v क्या है, विभवांतर है, यहाँ समान विभवांतर दिया जा रहा है। कितने विभवांतर से त्वरित हैं, समान विभवांतर से, तो v कर देता हूँ मैं यहाँ v। वो m कितना है, mp, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। स्पेशल जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो आवेश की यहाँ qp लगा दो, प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा, mp लगा दो, प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात कर लेते हैं अल्फा कण के लिए। किसके लिए? लैम्डा अल्फा के लिए। तो यहाँ फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस अंतर किसका आएगा, 2q किसका, आवेश किसका हो जाएगा, अल्फा का। किसका हो जाएगा, अल्फा का। और यहाँ v m द्रव्यमान किसका हो जाएगा, अल्फा का। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हमें ज्ञात करना है प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात। अल्फा कण तथा प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा। अरे ये तो ज्ञात करना है।
और इसको ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ और इसके अनुपात में इसको लिखूंगा। जब मैं इसके बटे करूँगा इसको, देखो ये मल्टीप्लाई में से उल्टा होके आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं इसका अनुपात इसका करूँगा, मैं डिवाइडर लाइन ये मैंने यहाँ पे ऐसी बना दी है, काल्पनिक मान लीजिए। तो जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो ये देखो घूम कर के ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे वाला पद तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा जब हम इसको गुणा में करेंगे। जब इस अनुपात वाली संख्या का भाग देते हैं तो उल्टा होकर गुणा में आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ भी उल्टा होकर गुणा में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उल्टा करे गुणा में, क्योंकि हमारे पास यहाँ इतना नीचे स्पेस नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो एक तो मैं इसी को जो कि तो रख लेता हूँ लैम्डा पी, तो एच अपॉन अंडर में 2 QP VMP इंटू, मैं इंटू लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर में 2Q अल्फ़ा VM अल्फ़ा, और ये तो होगा। अब नीचे क्या आ जाएगा H। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, क्योंकि ऊपर वाले को मिटा के फिर मैं इसको हल करता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। तो S से H कट जाएगा। अब देखो यहाँ जो मेन पॉइंट वाली बात है वो ये है कि जो अल्फा कण है उस पर आवेश कितना है और उसका द्रव्यमान कितना है, या आप ये कह सकते हैं प्रोटॉन से कितने गुना अधिक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो मैं इसको लिख रहा हूँ लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फ़ा इक्वल, देखो एच से एच तो कट ही गया, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ अंडर में 2Q अल्फ़ा। अब Q अल्फ़ा देखो मैं बताऊँगा, यहाँ देख, यहाँ समझ लो, चूँकि अल्फ़ा क्या होता है, 2 आयनित हीलियम परमाणु होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, अल्फ़ा 2 आयनित हीलियम परमाणु होता है। अल्फ़ा क्या है, 2 आयनित हीलियम परमाणु। और प्रोटॉन क्या है, एक बात बताओ, हाइड्रोजन के भातम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे एक होता है कि नहीं होता है। प्रोटॉन कितना होता है, उस पर एक ही होता है। अगर बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक की, किसकी, प्रोटियम की, प्रोटियम समस्थानिक की बात करें तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम की 2 प्रोटॉन होंगे, सॉरी प्रोटॉन तो एक ही होगा, न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन तो उतनी रहेंगे। कुल मिला के उसका भार बढ़ेगा केवल, तो वो न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने से बढ़ेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्फा कण और प्रोटियम की। तो प्रोटियम के लिए यहाँ हाइड्रोजन को, किसको, हाइड्रोजन को क्या मान सकते हो आप, प्रोटॉन, इसलिए तो उसको प्रोटियम कहते हैं। हाइड्रोजन की प्रथम समस्थानिक को क्या कहते हैं, प्रोटियम बोलते हैं या प्रोटॉन। तो हम इससे तुलना कर सकते हैं इसकी, इसको आप क्या मान लो प्रोटॉन, इसको क्या मान लो आप, मान क्या लो, ये तो द्विआयनित हीलियम परमाणु अल्फा कण ही होता है कि नहीं होता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ 1 क्या है, परमाणु क्रमांक है या नहीं है, और यहाँ 2 क्या है, वो उसका परमाणु क्रमांक है, हीलियम का, है कि नहीं है। तो इस पर जो आवेश है, अगर बात करें परमाणु क्रमांक के आधार पर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, कि जैसे यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है, अर्थात इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है, तो उस पर एक प्रोटॉन में कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये इस पर इसका कैसा है, दुगना है कि नहीं है। यहाँ क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका इसके कैसा है, दुगना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो प्रोटॉनों की संख्या है वो दुगनी है, या आप कह सकते हो आवेश तो दुगना है। अल्फा कण पर प्रोटॉन से आवेश तो कैसा है, दुगना है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान कैसा है, 4 गुना है या नहीं है। आपको ये तो पता होगा कि X Z A, हम किसी तत्व को यदि इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं तो जहाँ X तो कोई रासायनिक तत्व है और Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, A परमाणु भार है, ये तो होता है। अब यहाँ ये जो परमाणु भार है 4, ये इसका कितना है, कितने गुना है, देखो 4 गुना है या नहीं है। तो प्रोटॉन से 4 गुना तो अल्फा कण का परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हो, और ये जो आवेश है वो प्रोटॉन का या हाइड्रोजन का दुगना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसका मतलब यदि हम इसको, तो इसका ध्यान रखना, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उतनी का ध्यान रखना फिर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ
2q अल्फ़ा, तो q अल्फ़ा आवेश प्रोटॉन का कितना है, 2 गुना है या नहीं है, तो इंटू 2qp, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का दुगना है तो अर्थात दुगने के बराबर है। ये तो मतलब हो गया, या आप कह सकते हो चूंकि q अल्फ़ा इक्वल टू qp, अरे ये तो कारण है या नहीं है। अब इंटू v, अब द्रव्यमान कितना है, 4 गुना है तो 4mp, क्योंकि कारण क्या है, जो m अल्फ़ा है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुने के बराबर है। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे मैंने अभी बताया था आपको हीलियम परमाणु और हाइड्रोजन को लेकर के, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, द्रव्यमान तो 4 गुना है अल्फा कण का और आवेश 2 गुना है। तो मैंने इसके पदों में लिख दिया, क्यों, क्यू अल्फा की हम क्या लिख सकते हैं, 2qp लिख सकते हैं, और एम अल्फा की क्या लिख सकते हैं, 4mp लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ इन दोनों मानों को रख दिया है। अब नीचे जो है उसको एज इट ज्यों की त्यों रख दो, और एच से एच कट ही गया, तो इस नीचे क्या रख दो, अंडर में 2qp vmp। अब इनकी काट पीट कर दो, तो कैसे करेंगे, देखो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फ़ा, अंडर कंप्लीट पर लगा सकता हूँ मैं, तो अंडर, अरे ये भी अंडर में, ये भी अंडर में, तो कंप्लीट पूरी संख्या पर अंडर लगा सकते हैं कि नहीं। और लगाने के बाद हम देख रहे हैं 2 से 2 कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा, ऊपर कितना बचा, अरे 4 दूनी 8 हो गए, तो 8 और कितना बचा, QP से QP कट गया और V से V कट गया, MP से MP कट गया, तो इतनी बड़ी संख्या ही नहीं बची। संख्या कितनी बची, अंडर में 8, इतना ही तो बचेगा। अरे ये तो बच रहा है, क्योंकि देखो जब हम पूरी संख्या पर अंडर कर देंगे तो 2 से 2 कट गया, QP से QP कट गया, V से V कट गया और MP से MP कट गया, कितना बचा, ऊपर बचा 4 × 2, 4 दूनी 8 हो गए, तो अंडर 8। जब अंडर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फ़ा 2 अंडर 2 ही तो होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ हमारे पास अनुपात कितना आ गया, लैम्डा p, या आप कह सकते हो लैम्डा p अनुपात लैम्डा अल्फ़ा इक्वल कितना हो जाएगा, 2√2 अनुपात 1, ये तो आएगा, क्यों बटे में 1 आ गया, इसको एक कर सकते हो आप। वैसे समझ में आ गया कि नहीं। तो ये आपका किस किस का अनुपात आ गया, प्रोटॉन तथा अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य का अनुपात। और कब, जब प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान त्वरण से, या आप कह सकते हो समान विभवांतर से त्वरित होते हैं, तब उनसे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात कितना होगा, 2/2 होगा। समझ में आ गया कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। 7वां क्रमांक का बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। देखो 7वें में दिया हुआ है कि 100 वोल्ट विभवांतर से एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है। विभवांतर कितना दिया हुआ है, 7वें में विभवांतर दिया हुआ है 100 वोल्ट, और उससे उस इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है, तब उससे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की परिकलन करना है, या उसकी गणना करनी है कि उससे संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा। तो बहुत ईजी है, और आपके राजस्थान बोर्ड में मोस्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सभी प्रकार के करने हैं, क्योंकि आपको कंपटीशन में भी बैठना है। अन्यथा आप एक बात बताओ, आप 12th में परसेंटेज बना लोगे, यदि मार्कशीट में आपके मार्क्स खूब 95+ हो जाएं, लेकिन यदि आपने कैरियर में कुछ भी नहीं किया, अर्थात आप कोई भी अच्छी जॉब नहीं प्राप्त कर सके, तो वहाँ एक बात बताओ, उस मार्कशीट को ओढ़ोगे या बिछाओगे। मार्कशीट इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप उसको ओढ़ लो और आपकी सर्दी रुक जाए, या उसको बिछा लोगे तो आपके लिए नीचे से वो सर्दी को रोक ले, इतनी बड़ी नहीं है। तो ध्यान रखना, आपके मार्क्स काम आने चाहिए ज़िंदगी में। काम आने का मतलब ये है कि आपका कैरियर सेट होना चाहिए। ये तो एक छोटे छोटे लक्ष्य हैं कि जैसे 10th में परसेंटेज बनाना, 12th में परसेंटेज बनाना, इसके साथ ही ये छोटे छोटे लक्ष्यों से ही आपका एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उस बहुत बड़े लक्ष्य को बनाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करने पड़ेंगे पहले, तो तब वो लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। तो वो तब प्राप्त होगा जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को एक बेहतरीन तरीके से करो। और जो मेन पर्पज़ है आपका कैरियर बनाना है,
तो उस कैरियर बनाने के लिए ज़रूरी है कि फिजिक्स से संबंधित बात करें, जहाँ भी फिजिक्स का सिलेबस होगा वहाँ न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल काफ़ी स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। विशेषकर IIT नीट में तो काफ़ी स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, और जब तक आप 11th-12th में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो आप वहाँ कैसे कर पाओगे उनको, क्योंकि वो तो एडवांस लेवल से होते हैं। तो कम से कम आप बेसिक लेवल पे यहीं कंप्लीट होना चाहिए। मैं भी यहाँ आपको कुछ एडवांस करा के चलूँगा बिल्कुल, और बेसिक तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ IIT नीट लेवल के एडवांस न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो जुड़े रहिए। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आने वाला है, वो बहुत ईजी है, तो लेकिन इससे पहले मैंने कुछ थोड़े से एडवांस से कराए थे, और इसके बाद में भी जब आपके राजस्थान बोर्ड के जितने भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल दिए वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में एडवांस लेवल से जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो 7वां क्रमांक क्या है, देखो दिया हुआ है 100 वोल्ट विभवांतर से एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है। विभवांतर का मान कितना दिया हुआ है, V इक्वल दिया हुआ है 100 वोल्ट। अरे 100 वोल्ट विभवांतर से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाता है, तब उससे संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। कितना ईजी है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लैम्डा E इक्वल कितना आया था 12.27/√V आया था कि नहीं आया था। जब मैंने किसी V विभवांतर से त्वरित कण के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था, वहाँ उस थ्योरेटिकल डेरिवेशन में मैंने आपको ये बताया था, वहाँ क्या व्युत्पन्न हुआ था, लैम्डा E इक्वल 12.27/√V ऐसा हमने ज्ञात किया था कि नहीं किया था। तो इसमें करना भी क्या है, देखो डायरेक्ट 100 रखना है, 10 हो गया, इसमें 10 का भाग देना है। समझ में आ गया कि नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो लैम्डा E इक्वल कितना हो गया 12.27/√100। अब लैम्डा E कितना हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 का इसमें क्या दोगे, भाग दोगे तो पॉइंट इधर आ गया, तो कितना बचा 1.227, और लैम्डा E है तो ये किस में आएगा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो ये क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। या आप यहाँ भी एंगस्ट्रॉम लगा सकते हो, यहाँ भी क्या लगा सकते हो एंगस्ट्रॉम। तो मान इतना आ गया, अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलना चाहो तो लैम्डा E कितना हो जाएगा 1.227 × 10⁻10 मीटर। हुआ कि नहीं होगा, अन्यथा आप यहीं तक छोड़ दो, यहीं तक भी सही है, बहुत है यहीं तक, क्योंकि लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य को मोस्टली एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, और अगर मीटर बदलना चाहें तो यहाँ तक भी आप कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं, अरे बहुत ईजी है, समझने के लिए है ही नहीं कुछ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8वें नंबर के न्यूमेरिकल की। स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं, बहुत ईजी था ये। अब देखो 8वें नंबर के न्यूमेरिकल में आपके दिया हुआ है, थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा इसको, कि इसमें दिया हुआ है एक तो अल्फा कण है, एक प्रोटॉन है, दोनों किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अल्फा कण और प्रोटॉन प्रवेश कर रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, किसी बल के लंबवत यदि कोई कण उसमें प्रवेश करता है तो वह बल उसको वृत्ताकार पथ पर घुमाता है। क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर घुमाता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि वो जो बल है, जैसे यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कण तथा प्रोटॉन प्रवेश कर रहे हैं तो चुंबकीय बल होगा, तो वो जो बल है उस कण पर कार्य करेगा, वो उसको वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। कोई बल यदि कोई कण उसके लंबवत कोई एक क्षेत्र हो जिसमें कोई बल कार्य कर रहा हो, जैसे यहाँ चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, उसमें कोई कण उसके लंबवत प्रवेश कर जाए तो ध्यान रखना वो घनचक्कर हो जाएगा। घनचक्कर होने का मतलब वो वृत्ताकार पथ पर घूमना स्टार्ट कर देगा। वो वृत्ताकार पथ पर उसको कौन घुमा रहा है, वह लंबवत बल उस कण को आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान कर रहा है। अभिकेंद्री बल प्रदान कर रहा है, इसलिए वो किस पर घूमेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी बल हो, यदि लंबवत कोई कण लंबवत किसी बल के लंबवत अगर प्रवेश कर रहा है किसी क्षेत्र में, तो वह बल, या जैसे यहाँ चुंबकीय बल है तो उसको वृत्ताकार पथ पर गति कराएगा। क्या कराएगा, वृत्ताकार पथ पर गति कराएगा। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा कण व प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, तो बल भी एक समान होगा। अरे चुंबकीय बल भी कैसा होगा, एक समान होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
प्रवेश करते हैं तब वो एक वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, गति करते हैं। जाहिर सी बात है वृत्ताकार पथ पर ही गति करेंगे क्योंकि वो उसके लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, उनके वेग की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, आप कह सकते हैं चुंबकीय बल की दिशा के लंबवत है। तो वृत्तीय पथ पर गति करेंगे और वृत्तीय पथ पर गति करेंगे तो उसके लिए जो त्रिज्या होगी वो r है और समान त्रिज्या है दोनों के लिए। जैसे अल्फा कण आया वो वृत्तीय पथ पर गति करने लग गया तो उसके लिए जो वृत्ताकार पथ बनेगा उसकी त्रिज्या r है, तब प्रोटॉन की भी त्रिज्या कैसी है, r है। अर्थात दोनों समान वृत्ताकार रचना कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो समान त्रिज्या के घेरे में वो घूम रहे हैं, आप कह सकते हो। तो यहाँ आपको दिया हुआ है चूँकि क्या क्या दिया हुआ है, b व r समान है, चुंबकीय क्षेत्र व त्रिज्या कैसी है, समान, किसकी, उस वृत्ताकार पथ की जिसमें अल्फा कण और प्रोटॉन गति कर रहे हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। तो बी व आर का मान कैसा है, समान है। अब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत अल्फा व प्रोटॉन कण प्रवेश कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल कार्य करेगा और चुंबकीय बल आप साथ में चैप्टर में पढ़ोगे, इसको लॉरेंज बल भी कहते हैं। एफ देखो मैं आपको यहाँ शॉर्ट बता देता हूँ, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, चुंबकीय बल होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको आदेश में बात करें तो एफ एम हो जाएगा क्यू वी, ये तो सदिश रूप में हो गया एफ एम वेक्टर, सदिश रूप में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जिन विद्यार्थियों को पता हो वो तो ठीक है, अन्यथा इसको आप साथ में चैप्टर में पढ़ोगे। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है कि जो चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है, सदिश रूप में तो होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और आदेश में क्या लिखोगे आप, क्यू वी एम, सॉरी एम नहीं होगा, यहाँ बी होगा क्योंकि यहाँ बी है ना तो बी होगा। तो क्या हो जाएगा, एफ एम इक्वल क्यू वी बी। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। ये किसका मान है, चुंबकीय बल का मान है। अब एक बात बताओ, इस चुंबकीय बल में या आप कह सकते हो इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण लंबवत प्रवेश कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, तो उस वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो कौन प्रदान करेगा, चुंबकीय बल करेगा कि नहीं करेगा। जो चुंबकीय बल का मान होगा वही उसके लिए अभिकेंद्रीय बल का मान होगा, होगा कि नहीं। अब एक बात बताओ, चुंबकीय बल का मान कितना है, क्यू वी बी, चुंबकीय बल का मान हो गया। और ये चुंबकीय बल का मान ही उसके लिए अभिकेंद्रीय बल है, और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, 11 तो आपने खूब पढ़ा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखो वी से वी कट गया, क्या बचा इधर, एम बी बचा, इसको इधर ले जाओ तो क्यू बी आर इक्वल एम बी, यही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं यहाँ एम बी के कुछ बदलने जा रहा हूँ, देखो कैसे होगा। लैम्डा इक्वल आपने पढ़ा है एच अपॉन पी इक्वल एच अपॉन एम वी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने। और लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी हमने ज्ञात किया था थ्योरी में। अब यहाँ एच अपॉन एम बी होगा, पी की जगह क्या रख दिया, पी संवेग है, समय पी इक्वल एम बी होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ अब एम बी को इधर ले जाओ, लैम्डा को नीचे ले आओ, तो आप क्या कह सकते हो, एम वी इक्वल एच अपॉन लैम्डा, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। तो मैं यहाँ एम वी की जगह क्या रख रहा हूँ, एच अपॉन लैम्डा, तो क्यू बी आर इक्वल एच अपॉन लैम्डा। अरे यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। मैंने एम वी की जगह क्या रख दिया है, एच अपॉन लैम्डा रख दिया। अब देखो हमें ज़रूरत किसकी है, लैम्डा की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो अल्फा कण है और प्रोटॉन है उसकी से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। हमें यहाँ अल्फा कण तथा प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्यू बी आर, क्यू बी आर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब अनुपात ज्ञात करेंगे तो आपको पता है, यदि हम इसको स्पेशल ज्ञात करें लैम्डा अल्फा के लिए तो कितना हो जाएगा, लैम्डा अल्फा इक्वल कितना होगा, एच अपॉन क्यू अल्फा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे आवेश में परिवर्तन होगा, बी और आर समान दिया हुआ है तो बी रहेगा और आर ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हो गया, क्योंकि यहाँ जो आवेश आएगा वो किसका आएगा, अल्फा का। और लैम्डा पी की बात करें, प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, लैम्डा पी
H अपॉन Q, यहाँ P हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा P। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आवेश किसका आएगा? प्रोटॉन का आएगा। हमें अल्फा से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तथा प्रोटॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो अल्फा P हमारे पास आ रहे हैं, बस P रह गया, इसको और निकाल लो। तो BR, मैंने BR में चेंजिंग नहीं की है, इसलिए नहीं की है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और जो वृत्ताकार पथ पर अल्फा और प्रोटॉन जो गति कर रहे हैं उनकी त्रिज्या भी R है जो कि समान है, ये हमें दिया हुआ है। तो ये दोनों कैसे हो गए? समान। B और R कैसे हो गए? समान हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिलहाल, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा मैं, तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो हमारे पास दो लगभग समीकरण से हैं, तो इनको देखो कैसे लिखेंगे। हमें अनुपात चाहिए अल्फा कण व प्रोटॉन का, या प्रोटॉन अल्फा का अनुपात चाहिए तो लेमडा P ऊपर लेमडा अल्फा नीचे। आप कैसे भी ज्ञात कर लें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से। मैं यहाँ ज्ञात कर रहा हूँ लेमडा अल्फा, शायद क्वेश्चन में यही दिया हुआ है लेमडा P। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि लेमडा अल्फा P का ही पूछा जाएगा, ऊपर किसी को भी रखवा लो लेमडा P। अरे क्वेश्चन में किसी भी कुछ भी दिया हो सकता है, लेमडा P और लेमडा अल्फा के मध्य अनुपात, या लेमडा अल्फा और लेमडा P के मध्य अनुपात। मैं यहाँ ज्ञात कर रहा हूँ लेमडा अल्फा और लेमडा P के मध्य अनुपात। तो लेमडा अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा? H अपॉन Q BR, H अपॉन Q अल्फा BR। अरे ये तो होगा कि नहीं होगा? अब इसके अनुपात में इसको रख रहा हूँ, ये उलट के ऐसी तो गुणा में आएगा। इससे जस्ट पहले हमने एक न्यूमेरिकल से जस्ट पहले वाला न्यूमेरिकल किया था, उसी की तरह कर रहा हूँ। ये पोर्शन तो ऊपर जाएगा, ये वाला कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो QP BR अपॉन H। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो H से H कट गया, लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा P इक्वल H से H कट गया। अब यहाँ देखो Q अल्फा प्रोटॉन पर उपस्थित, या आप कह सकते हो अल्फा कण पर उपस्थित आवेश प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का दुगना होता है। मैं इससे एक न्यूमेरिकल पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ चूँकि जो Q अल्फा है, Q अल्फा 2QP, अरे प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का दुगना आवेश होता है अल्फा कण पर। होता है कि नहीं होता? क्योंकि अल्फा कण द्विआयनित हीलियम परमाणु है इस प्रकार से, और प्रोटॉन हाइड्रोजन है। तो देखो दुगना है कि नहीं है आवेश दुगना है, और परमाणु क्रमांक कितना है, सॉरी परमाणु भार कितना है? 4 बना है कि नहीं है? यहाँ परमाणु भार, या आप कह सकते हो द्रव्यमान की हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें केवल यहाँ आवेश की जरूरत पड़ रही है। तो आवेश को हमने कैसा रख लिया है? दुगना करके रख लिया है। तो यहाँ दुगना करके रख सकते हैं। ऐसे तो H कट गया, और जब हम इसको दुगना करके रखेंगे तो कैसे रखेंगे? एक बार मान रख लेता हूँ मैं, अभी मत काटो पीटो। 2QP BR इंटू QP BR अपॉन H। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? केवल मान रखा है यहाँ Q अल्फा का, 2QP हो गया। अब देखो ऐसे H कट गया, सब मामला कट गया कि नहीं? बचा क्या? लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा P इक्वल 1/2। वो आपके प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत अल्फा कण व प्रोटॉन प्रवेश करते हैं, तब अल्फा कण से तथा प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कितना आया है? 1/2 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखो 9वें नंबर का क्रमांक का क्या है, उसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्थिति में अनिश्चितता दी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर है। अब स्थिति में अनिश्चितता दी हुई है और पूछा जा रहा है कि संवेग में अनिश्चितता क्या है। तो देखो उसको समझ लेते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसमें। देखो स्थिति में अनिश्चितता दी हुई है, तो आपने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, तो क्रमांक कौन सा है? 9वां।
हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से, या पहले हम जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो डेल्टा एक्स का मान दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 0.1 नैनोमीटर, इतना ही दिया हुआ है। तो ये स्थिति में अनिश्चितता है। अब हम इसको किस में बदल सकते हैं, मीटर में भी बदल सकते हैं कि नहीं। तो कितना हो जाए 0.1 इंटू 10⁻⁹। अरे होगा कि नहीं होगा, 0.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। आप पॉइंट को पीछे ले जाओगे तो पॉइंट पीछे ले जाने का मतलब यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो -10 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब कितना हो गया, एक फर्मी हो गया। अब उसको फर्मी को तो छोड़ो, सॉरी फर्मी नहीं, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम होगा, क्योंकि 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है और 10⁻15 फर्मी होता है। तो यहाँ कितना हो गया, एक एंगस्ट्रॉम हो गया। लेकिन हमें यहाँ एंगस्ट्रॉम से कोई मतलब नहीं है, मीटर में बात कर लेते हैं। अब देखो तो हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से, हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से, तो क्या है अनिश्चितता का सिद्धांत, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में डेल्टा एक्स घटक पर है, तो संवेग भी क्या होगा, एक्स अक्ष की दिशा में होगा। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स कितना होगा, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच डेगर अपॉन 2। मैंने आपको बताया था इसको एच डेगर बोलते हैं, तो एच डेगर अपॉन 2, जहाँ एच डेगर का मान क्या होता है, देखो चूँकि एच डेगर इक्वल क्या होता है, एच अपॉन 2 तो मैंने ये तो बताया था एच डेगर इक्वल क्या होता है, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, एच डेगर इक्वल होता है एच अपॉन 2 जब आप इसका मान रखोगे, किसका, एच का 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू 22/7 इक्वल, तब मान कितना आएगा, अब इसको यहाँ नीचे लिख लो, तब मान कितना आएगा, यहाँ इसका मान आ जाएगा 1.054 इंटू 10⁻⁻34। समझ में आ गया कि नहीं। अरे एच डेगर का मान आप डायरेक्ट याद करना है आपको, क्योंकि कई बार आएगा और बार बार आपको परेशान करेगा, तो आप इसको परेशान कर लो, याद करके कर सकते हो ना। तो आप इसको याद करके परेशान कर लो कि एच डेगर का मान कितना होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34। तो इसको आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आप मान रख सकते हो। अन्यथा अगर आपने इसको डायरेक्ट याद नहीं किया तो आप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसमें कैलकुलेट करोगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 भाग दोगे 2 इंटू 22/7, इसका जब भाग दोगे तो वहाँ कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इसका डायरेक्ट मान याद कर लें, वो बेटर है। अब देखो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी एक्स, अब ये सर्वसमिका हो जाएगी, तो सर्वसमिका को हम लगभग बराबर में रखेंगे। किस में करेंगे, सर्वसमिका को लगभग बराबर में कर लेंगे। तो यहाँ से डेल्टा पी एक्स लगभग किसके बराबर हो जाएगी, एच डेगर अपॉन 2, और यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को कहाँ भेज दिया हमने, नीचे भेज दिया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। तो 2 डेल्टा एक्स, अब देखो हमने लगभग बराबर में लिया है, यहाँ डेल्टा पी एक्स, या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ एच डेगर का मान रख लो, कितना आ रहा है 1.05, यहाँ जगह नहीं है, नीचे रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ या आप इसको ऐसा करो, डेल्टा पी एक्स एक ही लाइन में लिखना, लगभग किसके बराबर है, एच डेगर अपॉन 2 डेल्टा एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, एच डेगर का मान कितना है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। समझने के लिए है ही नहीं उसमें कुछ जो समझ में नहीं आए हो। देखो डेल्टा में हमारे पास फॉर्मूला है ही, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच डेगर अपॉन 2। एच डेगर का मान मैंने आपको ज्ञात करना बता दिया यहाँ से, क्योंकि एच अपॉन 2 क्या होता है, एच डेगर होता है। तो या आप यहाँ क्या लिख सकते हो, एच अपॉन 4 हो जाएगा। अरे एच अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, तो एच अपॉन 4 या आप ऐसे ही लिखो एच डेगर अपॉन 2। अब देखो हमें ज़रूरत किसकी है, संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है, स्थिति में अनिश्चितता दी हुई है। आपके प्रश्न में स्थिति में अनिश्चितता दी हुई है,
जब संवेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है तो संवेग में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, डेल्टा पी एक्स लगभग एच डेगर अपॉन 2 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कहाँ आ गया, नीचे आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब कुछ नहीं, मान रखें डायरेक्ट डेल्टा पी एक्स आ जाएगा। तो कितना आ गया, इक्वल, कैलकुलेट करो इसको जल्दी। देखो जब ये 10⁻10 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का हो जाएगा, 10⁻10 10 प्लस का 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻24 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऊपर 10⁻24 बच गया इंटू 10⁻24, इतना ही तो बचा। अब 2 का भाग दो इसमें तो कितना आ रहा है, 0.53। अरे ये तो मान आएगा, भाग देगा देखो, तो ये किसका मान आ गया, डेल्टा पी एक्स का। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ हमने संवेग में अनिश्चितता ज्ञात कर ली। और समझ में आ गया हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अगले दिन आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। देखो 10वां क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं। देखो 10वें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ संक्रमण करेगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो अब जल्दी कमेंट्स में आना चाहिए कि उच्च ऊर्जा स्तर में कितने समय के लिए रहता है, जल्दी बताओ बच्चों, कितने समय के लिए रहेगा, 10⁻8 सेकंड रहेगा। उच्च ऊर्जा स्तर में वह 10⁻8 सेकंड रहने के बाद पुनः वह कहाँ लौटता है, अपने मूल ऊर्जा स्तर में। अरे उसकी वतन वापसी होती है कि नहीं होती है, वो अपने देश वापस लौटता है, तब वह कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कुछ ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ जो फोटोनों का उत्सर्जन करेगा या विकिरण का उत्सर्जन करेगा, तो उस विकिरण के उत्सर्जन की आवृत्ति की अनिश्चितता ज्ञात करनी है। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब वह वहाँ 10⁻8 सेकंड के लिए रहता है। उसके बाद में पुनः अपने मूल ऊर्जा स्तर में वापस आता है, तो उससे उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण है, या आप कह सकते हो फोटोन है, उससे संबंधित आवृत्ति की अनिश्चितता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में आपको दूसरा कंसेप्ट बताया था, वो क्या था, याद आ रहा हो तो। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से पहले तो हम यहाँ वही लिख लेते हैं जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डेल्टा टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी कितना है, 10⁻8 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में कितने समय के लिए रह रहा है, 10⁻8 सेकेंड। तो डेल्टा टी का मान दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, आवृत्ति में अनिश्चितता। तो हमें ज्ञात क्या करना है, डेल्टा न्यू ज्ञात करनी है, आवृत्ति में अनिश्चितता ज्ञात करनी है। तो देखो आवृत्ति अनिश्चितता कैसे ज्ञात करेंगे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड कंसेप्ट बताया था, उसमें बताया था मैंने आपको डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच डेगर अपॉन 2। अरे ये तो बताया था डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एच डेगर अपॉन 2। और एच डेगर का मान कितना है, जल्दी कमेंट्स में, इससे जस्ट पहले वाले मैंने न्यूमेरिकल में आपको एच डेगर का मान बताया था। जल्दी बताओ बच्चों क्या है। अरे एच डेगर का मान कितना होगा, 1.054 इंटू 10⁻34 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है। तो अब यहाँ डायरेक्ट मान कहाँ आ जाएगा, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं डेल्टा ई, और डेल्टा ई आ जाएगा तो हमारे पास डेल्टा न्यू आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आवृत्ति में अनिश्चितता ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है ई इक्वल एच न्यू होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से पहले डेल्टा ई ज्ञात कर लो। तो डेल्टा ई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा ई और लगभग बराबर ऐसे कर देंगे, किसकी हो जाएगा, एच डेगर अपॉन 2 डेल्टा टी। होगा कि नहीं होगा। अब देखो डेल्टा ई लगभग बराबर किसको हो जाएगा, या फिर इसी के सामने लिख देता हूँ मैं, एच डेगर का मान कितना बताया था, 1.054 इंटू 10⁻34 होता है कि नहीं होता है। अब अपॉन 2 इंटू डेल्टा टी का मान कितना है, दिया हुआ है 10⁻8, तो 10⁻8 दिया हुआ है। तो मान कितना आ गया यहाँ, डेल्टा ई का मान कितना आ गया, जल्दी बताओ। जूल में आएगा 0.53। देखो कितना आ जाएगा, इसको इसमें भाग दो, 0.53 इंटू, अब जब ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, ये प्लस का 8 हो गया, -34 कितना बचा, 10⁻−26 जूल। तो ई का मान किस में आ गया, जूल में आएगा, 0.53 इंटू 10⁻26। समझ में आ गया कि नहीं।
तो ये तो क्या हो गया डेल्टा ई का मान, लेकिन हमें डेल्टा न्यू ज्ञात करना है, आवृत्ति में अनिश्चितता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है चूंकि ई इक्वल एच न्यू होता है, अगर डेल्टा ई की बात करें तो डेल्टा ई इक्वल क्या हो जाएगा एच डेल्टा न्यू, एच डेल्टा न्यू हो जाएगा। अरे डेल्टा इक्वल ई इक्वल क्या होता है एच न्यू होता है, जब इसको डेल्टा में लिया जाएगा तो आवृत्ति को भी किस में लिया जाएगा डेल्टा। आपको सर इसको डेल्टा में क्यों नहीं लिया एच को, अरे प्लांक नियतांक का कांस्टेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो उसकी आवृत्ति जरूर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। और मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था कि जब हम आवृत्ति में परिवर्तन करते हैं, आपतित फोटोन की आवृत्ति में परिवर्तन करते हैं तो उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका मतलब आवृत्ति किस पर निर्भर कर रही है, ऊर्जा पर, ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति, दोनों निर्भर कर रही है, लेकिन प्लांक नियतांक निर्भर नहीं कर रहा है, उसका तो मान फिक्स है पहले से ही। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा न्यू ज्ञात करें तो एच को कहाँ भेज दो, नीचे भेज दो। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। इक्वल क्या हो जाएगा डेल्टा ई का मान आप ज्ञात कर चुके हो, कितना है 0.53 इंटू 10 की पावर -26 अपॉन एच का मान कितना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34। हल करो कितना आ गया, हल करो कितना आ गया, जल्दी हल करने के बाद कितना आ रहा है 8 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, इतना आ गया। आप कह सकते हो डेल्टा न्यू का मान कितना आ गया, डेल्टा न्यू इक्वल कितना आ गया 8 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में वहाँ पर जाता है तो आवृत्ति आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसका जब इसमें भाग देंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद में टोटल कितना आएगा 8 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, और मैं आपसे सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। मैं आपको बार बार यही कहूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम जगह आपको करने के लिए मिलेंगे। तो और मैं यहाँ आपको राजस्थान बोर्ड के लेवल के साथ साथ मैं आपको एडवांस लेवल की न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आपको विशेष प्रॉफिट होगा। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। गुड बाय। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट कल की क्लास में बात करते हैं। गुड बाय।